नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर, यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बुद्धि इंटेलिजेंस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बात करेंगे। और आपको पता है बुद्धि एक ऐसा चैप्टर है, प्रत्येक टीटी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न भी इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो लगभग इन्हीं टाइप्स के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, और संभावित भी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी क्लासेज आपको यहाँ पे लिंक दे दी गई है, क्लासेज चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तैयारी बेहतरीन करना है तो आपका प्रिपरेशन भी बेहतरीन होना चाहिए। और तो चलिए इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास बुद्धि इंटेलिजेंस का पूरा जो है इंटेलिजेंस के क्यूज को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि गिलफोर्ड के बुद्धि के संबंधी जो मॉडल में है उसमें कुल कोष्ठक या कितने खाने हैं। तो गिलफोर्ड के जो है बुद्धि संबंधी मॉडल है उसमें जो है कितने कोष्ठक या खाने हैं, आप लोगों को बताना है। देखिए, जब भी जेफी गिलफोर्ड की बात की जाती है तो जेफी गिलफोर्ड की बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत, यामी सिद्धांत इनका कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कितने कोष्ठक कितने खाने होते हैं तो सभी लोग बताइए 10, 60, 80, 120। अगर आप लोगों का जवाब 120 तो बिल्कुल आप लोग सही है, यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, नो डाउट। आइए बात करेंगे सेकंड प्रश्न की। इसके पहले जान लेते हैं, हमने आपको बताया कि गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत कारक विश्लेषण जो फैक्टर एनालिसिस होता है, इसी के बुद्धि के 3 बीमाएँ पर्याप्त रूप से भिन्न होती हैं। कितनी बीमाएँ होती हैं? 3 बीमाएँ होती हैं, आपको नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु अगर 14 वर्ष है तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली होगा, सृजनशील बालक होगा, मंदबुद्धि होगा, जड़ बुद्धि होगा। तो हमें पहले ये आईक्यू लेवल उसका निकालना पड़ेगा कि उसका आईक्यू कितना आएगा। ठीक है, तो 10 वर्षीय बालक, उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो 14/10 कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। फार्मूला आपको पता ही होगा आईक्यू का। ठीक है, MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA जहाँ पे आपका मानसिक आयु होता है, 0 से 0 कट गया, 10 × 140। 140 जो बुद्धि लब्ध होती है वह किसकी होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं 140 जो बुद्धि लब्ध होती है वह प्रतिभाशाली की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। थांडाई के बुद्धि या थांडाई का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, बिनेट टर्मन स्टर्न की बात की जाती है। द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन की बात की जाती है। बहुतत्व सिद्धांत का जिक्र होता है तो सभी लोग जानते हैं बहुतत्व कारक की अगर बात करते हैं या बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो आपके थांडाइक महोदय की बात की जाती है। और त्रिआयामी सिद्धांत अभी हमने बात किया गिलफोर्ड महोदय की। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग पदानुक्रमिक सिद्धांत आए या त्रिआयामी सिद्धांत आए, दोनों चीज़ें एक है, गिलफोर्ड पर ऑप्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बहुतत्व का सिद्धांत थांडाइक के बुद्धि से संबंधित सिद्धांत हो जाएगा। और थांडाइक ने बताया है कि बुद्धि 1, 2 या 3 तत्व न होकर बहुतत्व युक्त होती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने बताया कि बुद्धि जो है 1 या 2, 3 तत्व न होकर बहुतत्व युक्त होती है? तो थांडाइक ने बताया है। प्रत्येक तत्व एक अलग क्रिया को संपन्न करता है। थांडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू रेत के टीले से की थी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत की तुलना जो है बालू रेत के टीले से की थी? वह आपके थांडाइक महोदय हैं। उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया। और थांडाइक के इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है, जो थांडाइक का सिद्धांत है इसको परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्येक कंसेप्ट की बात करेंगे, प्रत्येक पहलू को देखेंगे, एक एक निचोड़ जानेंगे, क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चन है आपके 2 से 3 नंबर यह कंफर्म करने वाली क्लास है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्ज़ाम को 101% सिलेक्शन पाना, फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है 0 से 25 से बुद्धिलब्ध वाले को क्या कहा जाता है? जी हाँ, 0 से लेके 25 बुद्धिलब्ध जिन बच्चों की आईक्यू लेवल, जिन व्यक्ति का आईक्यू लेवल 0 से लेके 25 होता है उनको मूर्ख बालक कहेंगे, मूर्ख व्यक्ति कहेंगे, जड़ बालक कहेंगे, जड़ व्यक्ति कहेंगे, पिछड़ा या मंदबुद्धि बालक या व्यक्ति कहेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा।
देखिए 0 से 25 बुद्धि उपलब्धि वाला अगर यहाँ पे जिक्र होता है तो उसको एक ही रखा जाता है, वह होता है मूर्ख बालक। सबसे नीचे की बात करेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बुद्धि मापन के लिए पहला परीक्षण बिने साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया था। महत्वपूर्ण की पॉइंट्स यहाँ पे है कि 1916 में टर्मन ने परीक्षण को संशोधित किया। क्या किया? पहले 1905 में किसने किया? बिने और साइमन मिलकर किया था। इसके अगले आपके 11 साल बाद जो है टर्मन ने परीक्षण पर इस पर संशोधित किया और बुद्धिलब्धि की अवधारणा के बारे में विचार किया। टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि वाले बच्चे जो है 90 से 100 के बीच की श्रेणी में माना जाता है। एक व्यक्ति की बुद्धिलब्ध अर्थात IQ जो हम नीचे सूत्र दिए गए हैं, इन पर मानसिक आयु बौद्धिक विकास पर आधारित होती है। वास्तविक आयु एक व्यक्ति द्वारा जिए गए वर्षों की संख्या होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है कि बुद्धिलब्ध वर्गीकरण की और बुद्धिलब्ध की सीमा दोनों यहाँ पे ध्यानपूर्वक, एक प्रश्न आपका इससे आता ही आता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बुद्धिलब्ध का वर्गीकरण और इनकी सीमा है। पहला जो प्रतिभाशाली होता है 145 या इससे अधिक होता है। जो बहुत श्रेष्ठ होता है 135 से 145 तक होता है। श्रेष्ठ होता है 125 से 135। औसत से ऊपर होता है 115 से 125 कहते हैं। औसतन जो होता है वह 90 से लेकर 115 होता है। औसत के नीचे 80 से 90 माना गया है। मंद या सीमावर्ती को 70 से 80 माना गया है। मंदबुद्धि या मूर्ख को 50 से 70 माना गया है। जड़ को 25 से 50 माना गया है और मूर्ख को 0 से 25 माना गया है। ये भी ध्यान दें, तो जड़ को 25 से 50 बुद्धिलब्ध माना गया है, ठीक है। अगला है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ठीक है, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम, ये तीनों जो है आपके गिलफोर्ड के जो बुद्धि संबंधी मॉडल है उनमें आयाम है, लेकिन विशिष्ट तत्व जो है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल का आयाम आपका विशिष्ट तत्व नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्वास्थ्य हो गया, अभिक्षमता हो गया, बुद्धि हो गई या अभिप्रेरणा की बात करेंगे। देखिए स्व प्रत्यय के निर्माण में जो सहायक होता है वो होता है बुद्धि। क्या होता है? स्व प्रत्यय के निर्माण में आपका बुद्धि सहायक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया। बहुतत्व सिद्धांत, त्रिआयामी, एक तत्व, तत्व का सिद्धांत। देखिए सभी लोग जानते हैं जब भी बहुतत्व का जिक्र होता है थार्डनाइक का नाम आता है। त्रिआयामी सिद्धांत का जिक्र होता है या पदानुक्रमिक सिद्धांत का जिक्र होता है तो गिलफोर्ड का नाम सर्वोपरि आता है। और जब भी एक तत्व या एक कारक सिद्धांत का जिक्र होता है बिने, टर्मन, स्टर्न का नाम आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिलफोर्ड संबंधी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्ध होती है। जो बच्चे बालक प्रतिभावान होते हैं उनकी बुद्धिलब्ध जो है 130 प्लस होती है। कितनी होती है? 130 प्लस होती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो हम बात भी कर चुके हैं, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। एक बार, दो नहीं बार, हम 3 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं अभी। तो थार्डनाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, थॉमसन, सभी कमेंट करके बताइए। देखिए जब भी थॉमसन का जिक्र होता है तो प्रतिदर्श सिद्धांत का नाम आता है। स्पीयरमैन का जिक्र होता है द्विकारक के सिद्धांत का नाम आता है। जब भी थर्स्टन का जिक्र होता है तो समूह कारक का नाम आता है। लेकिन जब भी यहाँ पे समूह कारक पूछा गया है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्स्टन। और थार्डनाइक का जिक्र होता है, थार्डनाइक हमारे क्या है? बहुकारक, ठीक है। तो बहुकारक और समूह कारक इनमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो समूह पूछा जाए तो आपको थर्स्टन पर जाना है, बहुकारक पूछा जाए तो थार्डनाइक के ऑप्शन पर जाना है। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में बताया कि बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक द्वारा प्रभावित होती है और ना किसी के विशिष्ट कारक द्वारा प्रभावित होती है। अगला 10वां प्रश्न है निम्न में से गिलफोर्ड में कौन सा जो है बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सभी लोग जानते हैं जब भी गिलफोर्ड की बात की जाती है, ठीक है, तो पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की है। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत त्रिविमी बौद्धिक मॉडल कहलाता है, जिसे हम बात भी कर चुके हैं। अगला है एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बिने के बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, तो उसकी सही बुद्धि लब्धि कौन सी होगी? देखिए बालक की आयु 12 वर्ष है। बिने के बुद्धि परीक्षण करने 15 वर्ष के समान बालक से अंक प्राप्त कर रहा है।
तो यहाँ पे हमारी जो बुद्धि लब्ध कितनी हो जाएगी, तो मानसिक आयु 15 कर लेना है, CA 12 कर लेना है, वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 4 3 12, 25 आ गया, 3 1 कम 3, 3 5 15, 25 पंचे कितना होता है 125। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो बहुखंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, सभी बताइएगा। जी हाँ, बुद्ध के बहुखंड के सिद्धांत की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, चाहे बहुखंड आए चाहे बहुकारक आए, वह आपका थांडाइक नाम ही आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए। बाकी थंस्टन का होता है समूह कारक हो गए, स्पीयरमैन द्विकारक, और बीने क्या होते हैं एक कारक सिद्धांत। तो ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले कौन है, सभी लोग बताइएगा। कई बार जिक्र हो चुका है, तो ये हम बात करेंगे थंस्टन, क्योंकि हमने क्या बताया था, एक चीज़ आपको ध्यान है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। ये किसका कहना है, थंस्टन का कहना है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं, इन समूहों का क्रम क्या है। तो समूह देखिए, अगर मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली, क्या ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका सही होगा कि पहले देखिए जड़ बुद्धि, इसके बाद होता है मंद बुद्धि, इसके बाद होता है श्रेष्ठ, इसके बाद उच्च, इसके बाद प्रतिभाशाली। सेकंड जो लाइन दी गई है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है, ये विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो है बच्चों के बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाया गया, जो कि सही क्रम है। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवधारणाओं का जो विकास मुख्य रूप से संबंधित होता है वो होता है बौद्धिक विकास से। किससे होता है साथियों, अवधारणाओं का मुख्य संबंध जो है बौद्धिक विकास से होता है। अगला प्रश्न है, थांडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो एक कारक सिद्धांत आता है तो बिने टर्मनस्टन आता है, द्विकारक का जिक्र होता है तो स्पीयरमैन का नाम आता है, लेकिन जब बहुकारक का नाम आता है तब फिर आपके थांडाइक का नाम आता है। ठीक है, तो बहुकारक का सिद्धांत जो है, या थांडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, बहुकारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसी भी टाइप से किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, जड़ बुद्धि संबंधित है, मूढ़ हो जाएगा, अल्प बुद्धि हो जाएगा, लेकिन असामाजिक कार्य या आपके विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग बुद्धि से संबंधित नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे होता है, केंद्रीय चिंतन से होता है, बहुआयामी चिंतन से होता है, सृजनात्मकता से होता है, या उपरोक्त सभी से होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, बुद्धिमत्ता का जिक्र हुआ है, इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ है, तो बुद्धिमत्ता का जो संबंध होता है वह केंद्रीय चिंतन से भी होता है, बहुआयामी चिंतन से होता है, और सृजनात्मकता से भी होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पर सही कर लेंगे। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए, लिंक ऑलरेडी दे दी गई। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर जरूर जुड़ जाइएगा। जी हाँ साथियों, विशिष्ट बालक का संबंध होता है, शिक्षा से होता है, बुद्धि से होता है, पाठ्य सामग्री से होता है, खेल से होता है। सभी में यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो विशिष्ट बालक का जो संबंध होता है किससे होता है, बुद्धि से होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध बराबर मानसिक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 बटे क्या हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं, जब मानसिक आयु दे दिया गया, 100 दे दिया गया, तो बचेगा क्या, औसत वास्तविक आयु बचता है। ठीक है, जैसे MA बराबर यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेते हैं। यहाँ हम इसको, ठीक है, तो अगर मानसिक आयु दे दिया गया, ठीक है, तो गुणे में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वास्तविक आयु आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं या CA के नाम से जानते हैं, करेंट एज कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समान बालक बुद्धिलब्ध स्तर क्या होता है। तो समान सभी लोग जानते होंगे, 90 से 110, या कह सकते हैं 91 से 110 या 91 से 109 समान बालक बुद्धिलब्ध का स्तर कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अगला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर है कि बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता कौन है, सभी बताइएगा। टर्मन है, स्टर्न है, बिने। जी हाँ, बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता आपको बताना है। कई बार ये इस प्रश्न पर देखिए डाउट होता है। देखिए, अगर बुद्धि की बात की जाती है, ठीक है, समझिएगा,
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं। जैसे एक कारक का सिद्धांत, एक कारक का किसने किया? बिने की बात करेंगे। इसका समर्थन का या इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एबिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों का है। और ये भी ध्यान देना कि मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि बुद्धि एक क्या है? बुद्धि एक कैसी इकाई है? अगर प्रश्न आ गया कि बुद्धि एक इकाई है, कैसी इकाई है? भाज्य है, अभाज्य है? तो अविभाज्य इकाई है। बुद्धि एक कैसी इकाई है? अविभाज्य इकाई है। ये भी ध्यान दीजिएगा, छोटा सा यह है लेकिन टॉपिक ये नोट आ सकता है। तो बुद्धि के मापन के जन्मदाता हम बात करेंगे, बिने की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे बिने की बात करेंगे, इसके बाद टर्मन, स्टर्नबर्ग की बात करते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपका एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि वह अधिक प्रगति कर सके, उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। अनुप्रेरित करना एक पॉजिटिव शब्द है। जब पॉजिटिव प्रश्न आता है तो पॉजिटिव ऑप्शन देखना है, ठीक है, सकारात्मक ऑप्शंस देखना है, लाइन देखना है, कौन सा ऑप्शन हमारा पॉजिटिव दिया गया है, सकारात्मक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है? सभी लोग बताइए। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग के व्यक्तियों के लिए? तो अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होता है वह अशिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है। अशाब्दिक किसके होता है? नाम से ही अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो यह किसके लिए किया जाता है? सभी लोग बताइएगा। अशिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है। या एक और आता होगा फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल हैं। जी हाँ, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत आए तो आरबी कैटल के ऑप्शंस को क्लिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी? वह गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत होंगी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है संतुष्ट करना, तो विविध कार्यों का उपयोग कर रही है। तो विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही मतलब गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत से वह क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो गार्डनर के बहुभुज का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का अगर जिक्र हुआ तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर महोदय 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे गार्डनर का बहुभुज सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया जाता है। पहला कारक जो आपका है, नोट कर लीजिएगा, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। दूसरा पॉइंट नोट कर लेना है, प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा आपका है, तीसरा कारक है, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। और गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। प्रश्न आ जाए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के भी होते हैं। तो यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित हो जाता है? ठीक है, तो ये जो कथन है आपके बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वितरण कर दिया गया, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और प्रतिभा, इन यहाँ पे वितरण किया गया, तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, बुद्धि के वितरण सिद्धांत की बात की जाती है। बहुभुज सिद्धांत या बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है उसी को ही प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, एक पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा हो जाएगा? देखिए, जब भी पुरुष और स्त्रियों की तुलना की जाए, किसी एक को विशेष बताया जाता है तो फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित हो रहा है। अगर दोनों को समान बताया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक विशेष पार्टिकुलर, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अगर किसी एक की विशेषता की जा रही है तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह ही आएगा। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद आपका 30वां प्रश्न रहेगा इस क्लास का। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य दिया गया है? देखिए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है, केवल यह नहीं कह सकते हैं। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, तो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं,
या कह सकते हैं? सभी लोग बताइए। तो ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल कह सकते हैं। बुद्धि क्या है? हमारी मानसिक क्षमता ही है। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि जो होती है वह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। अगर आपके पास बुद्धि है, कहते हैं जानने समझने की अगर उसके है तो जानता समझता है तो क्या है? सामंजस्य स्थापित कर लेता है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी कह सकते हैं। फोर्थ प्रश्न दिया गया कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है, ये कथन गलत है। तो बुद्धि के संबंध में हमारा फोर्थ ऑप्शन सत्य नहीं दिया गया है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों हमारे बुद्धि से संबंधित सत्य दिए गए। इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पर 30वां प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से साथ कोई संबंध नहीं, यह सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आपके नज़रिए से क्या फीडबैक होना चाहिए। और टॉप 30 में से आई होप आपने सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से जांचा परखा, और 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी क्लासेज प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।